ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया और आप सभी कार्यकर्ता इस विजय के हकदार हैं। आप सबको ये विजय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहाँ कमल न खिला हो। कहते हैं फराख दिली, दिल्ली पहचान रही है। यहाँ का पानी किसी को गर्दानता नहीं। जिसने दिल्ली को अपनाना चाहा, उसे आजमाने में दिल्ली ने भी कभी तंग दिली से काम नहीं लिया। इसमें देर सवेर होती रही, लेकिन मौका सबको मिला। भारतीय जनता पार्टी को ये मौका करीब 3 दशक बाद मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के विकास के मॉडल को अपनाने के लिए वोट दिया है। निस्संदेह शाम तक हम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में सफल होंगे। हमारे लिए ये प्रश्न बहुत गौण है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बीजेपी ने इससे पहले दिल्ली में आखिरी चुनाव 1993 में जीता था। इसके बाद लगातार दिल्ली की सत्ता से दूर रही बीजेपी आमतौर पर बिना सीएम फेस चुनाव लड़ती रही। हार के सिलसिले को जीत में बदलने के लिए पार्टी ने राज्य में कई बार कमान बदली, लेकिन फायदा नहीं मिला। मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी ने इस बार भी पेश नहीं किया, लेकिन जनता ने मोदी के वादे पर यकीन किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता का 28 साल का सूखा खत्म हो गया। तकरीबन 1 दशक से जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की तकदीर लिख रही थी, वो सत्ता से बाहर हो गई। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली ने अपनी विधानसभा 32 साल पहले हासिल की थी। तब से दिल्ली में बहुत कुछ बदला। मुद्दों से लेकर नेता तक बदल गए। लेकिन क्या दिल्ली के हालात बदले? क्या दिल्ली की राजनीति बदली? पिछले 32 सालों से दिल्ली अपनी सरकार चुनती आ रही है और इन सालों में जिस तेजी से दिल्ली बदली है, उतनी ही तेजी से दिल्ली का सियासी मिजाज भी बदला है। 15 सालों से सत्ता पर काबिज जिस कांग्रेस को हटाकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली, उससे पहले दिल्ली की किलेदारी बीजेपी ने संभाली थी। तो इसे समझने के लिए आइए चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। वो 80 का दशक था। भारतीय जनता पार्टी को वजूद में आए चंद साल हुए थे। मदन लाल खुराना उस वक्त दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। कहते हैं कि वो मदन लाल खुराना के आंदोलनों का ही असर था कि दिल्ली विधानसभा का दर्जा दोबारा हासिल कर सके। 93 से पहले जो था वो दिल्ली में कहा जाता था कि ब्राह्मण, पंजाबी और वैश्य, ये 3 लोगों का पूरा वर्चस्व हुआ करता था राजनीति में। आप जितने भी पुराने नाम देख लें तो वो इन तीनों कम्युनिटीज से ही आते थे। चाहे एच.के.एल. भगत हों, चाहे मदन लाल खुराना हो, विजय कुमार मल्होत्रा हो, कंवर लाल गुप्ता हो, आपके दीपचंद शर्मा हो, ये सब जो हैं सारे के सारे, चूँकि 2 ही पार्टियां थी बड़ी, कांग्रेस और बीजेपी, तो दोनों के जो नेतृत्व पर इन दोनों तीनों कम्युनिटीज़ का ही पूरा कब्जा था। साल 1993 में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। तब तक मदन लाल खुराना बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन चुके थे। मदन लाल खुराना तब सीएम फेस भले न थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा और 70 में से 49 सीट जीतकर कांग्रेस की गिल्लियां बिखेर दी। इसे ही दिल्ली का बीजेपी युग कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इस युग की उम्र सिर्फ 5 बरस की निकली और इन्हीं 5 साल में दिल्ली ने बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री देख लिए।
इनमें पहले 12 साल की उम्र में विस्थापित होकर पाकिस्तान से आए मदन लाल खुराना, जिन्होंने संघर्ष से सत्ता पाई। और मदन लाल खुराना जी के लिए कहा जाता था दिल्ली के शेर, दिल्ली का शेर मदन लाल खुराना। तो मदन लाल खुराना की जो खूबी थी कि वो एक मजबूत नेता थे, अपनी बात सीधे सपाट अंदाज में कहते थे, और जो लोगों पे पकड़ है वो अलग किस्म की थी, काफ़ी नज़दीकी उनका रिश्ता रहा करता था, जो ऐसे हर मजबूत नेता की खूबी होती है। दूसरे थे जाट समाज के साहिब सिंह वर्मा, जिन्हें प्याज ले डूबा, और तीसरी थी सुषमा स्वराज, जिन्हें हाथ से फिसलती बाजी पलटने का जिम्मा तो दे दिया गया था, पर वक्त नहीं दिया गया। ये तीनों नेता दिल्ली के तख्त से जुड़ी अपनी अपनी दास्तान छोड़ गए। साहब सिंह वर्मा का छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। जब वो यहाँ रह रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने अपने बंगले में एक ये बनाया, कुटिया बनाई। पहली लाइन मैंने लिखी कि गारहस्थ से संन्यास की ओर बढ़ता हुआ कोई राजपुरुष सहसा वानप्रस्थ में ठिठक सा गया। दिल्ली का शेर के नाम से मशहूर मदन लाल खुराना को सत्ता ऐसे समय मिली जब बीजेपी राम मंदिर के लिए शंखनाद कर चुकी थी। वैसे कुर्सी पाते ही खुराना को इस बात का अंदाजा हो गया कि दिल्ली का तख्त उनके लिए कांटों के ताज से कम नहीं है। बात सिर्फ केंद्र पर निर्भर रहने, पुलिस पर कंट्रोल की नहीं थी, परेशानियां कुछ और भी थी। जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी पर जैन हवाला घोटाले का आरोप लगा चुके थे। इसमें मदन लाल खुराना का भी नाम आया। वैसे नाम तो कांग्रेस के नेताओं का भी था, लेकिन आडवाणी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और बेदाग साबित होने तक चुनाव न लड़ने का संकल्प ले लिया। इसी नैतिक दबाव में 2 साल 2 महीने और 24 दिन तक मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। बाद में जैन हवाला केस में फंसे सारे नेता बरी हो गए, लेकिन सत्ता और वक्त किसी का इंतजार नहीं करते। वक्त अब साहिब सिंह वर्मा का था। मदन लाल खुराना के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री पद की रेस में सुषमा स्वराज और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम लिया जा रहा था, लेकिन 48 में से 31 विधायकों ने जब साहिब सिंह वर्मा का समर्थन किया तो आलाकमान के आगे रास्ता नहीं बचा। मदन लाल खुराना एस्टेब्लिश्ड हो चुके थे, 93 तक बहुत बड़े नेता थे दिल्ली के, जबकि साहब सिंह वर्मा 91 के लोकसभा चुनावों से पहले एक निगम पार्षद थे। उनका जो लेवल था वो नगर निगम में एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर की तरह था, जबकि मदन लाल खुराना सालों से प्रदेश अध्यक्ष भी चल रहे थे, तो इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन मदन लाल खुराना के खेमे से उनका टकराव बढ़ गया। पहले साहिब सिंह वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर एक के बाद एक मुसीबतें खड़ी होने लगी। उपहार सिनेमा कांड हो गया, वजीराबाद में स्कूली बच्चों से भरी बस यमुना में गिर गई और मिलावटी तेल से ड्रॉपसी महामारी फैल गई। इन सबके बीच साल 1998 आया। तब तक प्याज की महंगाई से जनता का दम फूलने लगा था। विपक्ष के अरमान उड़ान भरने लगे थे, क्योंकि केंद्र और दिल्ली दोनों जगह बीजेपी की सरकारें थी। इसी बीच साहिब सिंह वर्मा ने बड़ा सेल्फ गोल कर लिया। महंगाई पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में साहिब सिंह वर्मा ने जवाब दिया कि गरीब आदमी प्याज नहीं खाता है। कैसे? ये थोड़ी थोड़ी रह गई। डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने साहिब सिंह वर्मा का इस्तीफा मांग लिया। हमारी कमजोरियां रही। मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री ना बनाने की शर्त पर साहिब सिंह वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। लोग सड़कों पे आ रहे थे, तो बीजेपी ने 9 अक्टूबर को निर्णय लिया, 1998 में इलेक्शन होना था 1-1.5 महीने के बाद, कि जो है साहिब सिंह वर्मा को हटाकर मदन लाल खुराना को दोबारा ले लिया जाए, क्योंकि तब तक ही जैन हवाला वाला मामला सुलट चुका था। तो आखिरी मोमेंट में ऐसा कहा जाता है कि प्रमोद महाजन ने एक रोल प्ले किया, तो
उन्होंने अडवाणी जी को कन्विंस किया कि खुराना जी और साहिब सिंह तो हमेशा लड़ते रहेंगे, क्यों ना हम सुषमा जी को बना दिया जाए। पार्टी ने ये सोचा कि इन दोनों में से किसी को रखा तो दोनों पार्टी को हरवा देंगे, तो इसलिए अच्छा यही है कि इन दोनों को ही ना बनाया। अब बीजेपी ने सुषमा स्वराज पर दांव लगाया। सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी दो निशाने साधना चाहती थी। पहला था लोगों का गुस्सा कम करना, दूसरा था दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा बनी शीला दीक्षित की काट निकालना। और 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। लेकिन मिशन पूरा करने के लिए उनके हाथ में सिर्फ 51 दिन थे। भैया, मुझे तो मैच का आखिरी ओवर खेलने के लिए दिया गया है और मुझे हर एक बॉल पर छक्का मारना है। उन्होंने कोशिश कम नहीं की, लेकिन हर गेंद पर सिक्सर लगा नहीं सकते। जिस ब्याज ने सुषमा को दिल्ली में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया था, उसी ब्याज ने 1998 के चुनाव में उन्हें सत्ता से दूर भी कर दिया। प्याज की महंगाई समाज के हर तबके ने झेली थी। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को तो छोड़िए, जो युवा, शिक्षित और सवर्ण वर्ग है, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, उसने भी बीजेपी से मुंह मोड़ लिया और 1998 के चुनाव में बीजेपी को 15 सीटों पर समेटकर सत्ता के बाहर कर दिया और यहीं से दिल्ली में शुरू हो गया शीला युग। शीला दीक्षित ने दिल्ली की कमान संभाली तो कुछ ही दिनों के बाद प्याज की महंगाई लापता हो गई। केंद्र में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन शीला बिना टकराव मोल लिए दिल्ली की सूरत संवारने में लगी रही। दो 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मदन लाल खुराना एक बार फिर मैदान में थे, लेकिन पार्टी में फूट थी और वो अकेले थे। नतीजा ये हुआ कि जनता ने एक बार फिर कांग्रेस को मौका दिया। बीजेपी ने मदन लाल खुराना को प्रोजेक्ट किया था एज सीएम, तो सभी को ऐसा लगता था कि वो जो है ना मदन लाल खुराना भारी पड़ेंगे, लेकिन शीला दीक्षित ने उस समय तक अपना विज़न क्लियर कर दिया था। दिल्ली में बहुत सारी सड़कें, फ्लाईओवर, मतलब ऐसी उन्होंने योजनाएं शुरू की थी जो नजर आ रही थी। कांग्रेस जीत बेशक गई, लेकिन फूट वहां भी कम नहीं थी। कहा जाता है कि तब सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे नेता शीला दीक्षित को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ थे। शीला दीक्षित के खिलाफ कोई दूसरा दिन नहीं होता जिसमें अभियान नहीं चलता। उनको हट हाँ खुलेआम अब शब्द बोले जाते थे कि शीला दीक्षित जब सत्ता में लाई गई, वो लाई गई वाली नेता थी, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ भगत जी थे, उसके बाद जो मजबूत नेता के तौर पर उभरते हुए लोग थे, उसमें राम बाबू शर्मा का नाम बड़ा नाम था। राम बाबू शर्मा, और इसलिए राम बाबू शर्मा और उनकी लगी रही, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते थे राम बाबू शर्मा और ये चीफ मिनिस्टर थी, तो लगातार वो टकराव लोगों को दिखा भी, पब्लिक इसमें भी दिखता था। उस समय कांग्रेस के बहुत सारे गुट थे, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, जयप्रकाश अग्रवाल, ये सब अलग अलग गुट थे। तो हाईकमान ने ये उनको सबको पूरी तरह से निष्क्रिय करते हुए एक अपनी तरफ से एक नेता प्रोजेक्ट कर दिया। शुरू में क्या, कभी भी इन सारे गुटों ने कभी भी शीला दीक्षित को सहयोग नहीं किया। उस समय जब ये शीला दीक्षित लाई गई, तब ये लगता था कि जैसे कि किसी को पैराशूट से उतार दिया गया। लेकिन सोनिया का हाथ और जनता का साथ शीला के साथ बना रहा। 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद भी वो इसी दम पर मुख्यमंत्री बनी रही। देखिए, शीला जी जो थी, एक तो एक्सेसिबल इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। दूसरा जो था कि वो एक ब्यूरोक्रेट की वाइफ थी और वो जो है ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ऑपरेट करती थी कि IAS ऑफिसर जो थे वो MLA से ज़्यादा पावरफुल थे उनके दौरान। और ठीक है, उन्होंने काम किए, उनके लोगों ने उनके काम की सराहना की, लेकिन उनकी जो पकड़ जो थी दिल्ली के बारे में वो नहीं थी, बहुत सुपरफिशियल पकड़ थी। दो 2013 में बाजी पलट गई।
दिल्ली के विधानसभा चुनाव ऐसे वक्त में हुए जब मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के खिलाफ करप्शन के आरोप रोज की बात थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटालों का आरोप शीला दीक्षित को परेशान कर रहा था। शीला जी को लोग कहते हैं लोकप्रिय थी, हाँ काम किए, उनको लोगों को बहुत पसंद आए उनके काम। कई इनकी सरकार के ओर इल्ज़ाम भी लगा कि भ्रष्ट थी, कि जो प्रोजेक्ट थे, जो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 1500 करोड़ में जाके कंप्लीट हुआ वगैरह वगैरह। केजरीवाल इस मुद्दे पर रोज शीला दीक्षित की घेराबंदी करते थे। चारों तरफ से जनता की एक ही आवाज है कि सर जी किसी भी तरह से शीला दीक्षित से दिल्ली को मुक्ति मिलाओ, किसी भी तरह से शीला दीक्षित से मुक्ति दिलाओ। सारी दिल्ली शीला दीक्षित को हराना चाहती है। क्यों हराना चाहती है शीला दीक्षित को? क्योंकि भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई है, भ्रष्टाचार की सिंबल बन गई है शीला दीक्षित दिल्ली के। इसी पृष्ठभूमि में हुए 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अन्ना के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सारे सियासी समीकरण बिगाड़ दिए। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 31 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी ने 28 और कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। वो मतलब खुशफहमी में थी या ओवर कॉन्फिडेंट थी 2013 में, तो उनको लगता था कि केजरीवाल को फैक्टर नहीं है। अब ये उनकी राजनीति गलती माना जाएगा और तो कुछ नहीं, लेकिन उस समय उनको ऐसा कोई आशंका नहीं थी कि वो चुनाव हार रही हैं या कांग्रेस चुनाव हार रही है। कंट्रास्ट ये है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास जब किया, जिस बार कॉमनवेल्थ आया, बहुत सारे काम किए, और उसी के बाद वो पार्टी जीरो हो गई। तो क्योंकि एक बड़ा मुद्दा उसके सामने खड़ा हो गया था, लोगों को लगता था कि एक ऐसी राजनीति बदल जाएगी जहां भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। और करप्शन बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है, लेकिन कभी कभी वो रोल प्ले करता है। ये तो 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजे थे, लेकिन अभी 2 सरप्राइजिंग एलिमेंट बाकी थे। पहला था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चुनाव के बाद हुआ समझौता। अरविंद केजरीवाल ने पूरा चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर उनकी सरकार बनवा दी। और दूसरा था 49 दिन तक सीएम रहने के बाद जन लोकपाल बिल पास करवाने में नाकामी का हवाला देकर केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा। मुझे लगता है कि ये आखिरी हमारा सेशन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके 2 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पत्ता साफ कर दिया। ईमानदार छवि और फ्री बिजली पानी वाले वादे के दम पर केजरीवाल एक बार फिर सीएम बने और यही दांव आजमाकर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वो सब पर भारी पड़े। 2019 के बाद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। इनमें 2 आरोप सबसे बड़े हैं। एक है सीएम हाउस की सजावट पर नियमों की अनदेखी कर बेतहाशा खर्च। दूसरा शराब घोटाले का आरोप, जिसमें उन्हें 156 दिन जेल में बिताने पड़े। इस दौरान उन्होंने बेशक जेल से सरकार चलाई, लेकिन बाहर आए तो आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, इस शर्त के साथ कि 2025 में जनता जिताएगी तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। 4 महीने पहले मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके अरविंद केजरीवाल इस पर भी फ्री बिजली पानी, महिला सम्मान जैसी योजनाओं के भरोसे हैं। कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। लेकिन उनके आगे समस्या ये है कि इसी तरह की मिलती जुलती योजनाओं का वादा बीजेपी और कांग्रेस भी कर रही है। लिहाजा विरोधियों पर बढ़त बनाने के लिए केजरीवाल कट्टर ईमानदार वाली छवि को चमकाने की कोशिश करते रहे। मैंने कहा था कि नीयत की जरूरत है, अच्छी नीयत की जरूरत है।
ईमानदारी की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता था कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल की इसी छवि पर सबसे ज्यादा चोट की। पिछली बार मैंने कहा वो फर्जीवाल जो है वो फर्जीवाड़े के जो है उस्ताद हैं। क्यों बोलता हूँ? इसलिए बोलता हूँ कि अब वो सारे के सारे प्रॉमिसेस जो करे सब भूल गए। उन्होंने प्रॉमिस किया था लोकपाल का, वो भूल गए। सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर लेकर के आए थे, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स के ऊपर बैठे हुए, उस चीज़ को भूल गए। अब उस चीज़ की कहीं पे कोई चर्चा नहीं। दिल्ली में कह रहे हैं कि हम 2000 रुपये देंगे, 1000 का पहले वायदा किया था वो नहीं। ये कह के आया था कि मैं गरीब को घर बना के दूंगा। गरीब का घर कहाँ गया? शीश महल में गुम गया। 100 करोड़ का अपना शीश महल बनाया और गरीब बेचारा झुग्गी में है। क्या कह आया था? मैं यमुना जी को साफ करके पानी दूंगा। कहाँ गया यमुना जी? वो तो वहीं के वहीं रहेगी, लेकिन इसके जेबें भर गई और घर भर गया। सदियों का चक्कर देख चुकी दिल्ली कभी ओहदा कभी गुरु तो मुगालता अलग अलग वक्त पर कुछ न कुछ हर किसी से दूर करती रही। दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। बड़ी पुरानी कहावत है, अपने आगे दस्तरखान, विरोधी के लिए सूना आसमान। चुनावी राजनीति पर यह बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि सारी तिकड़म, सारे जोड़ तोड़ इसीलिए किए जाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी यही हो रहा है।